परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से जिलाधिकारी ऑफिस के सामने किसानों के समर्थन में बोमलिया मारकर तरकारी फेंकते हुए आंदोलन किया गया। आज तारीख 29 मई 2021 शनिवार के रोज बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से परभनी कलेक्टर ऑफिस के सामने किसानों के समर्थन में बोमलिया मारकर और सब्जियां फेंककर आंदोलन किया गया। चलते लॉकडाउन के कारण किसानों के सब्जियां और फल सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। ऐसे सब्जियों को और फल को दिन भर बिकाने की अनुमति शासन दे, ऐसी मांग की गई है। और उसी के साथ खाद और बीज के बढ़ते दाम कम करे, किसानों को आसानी से खाद और बीज मुहैया कराए और अन्य मांगों को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ बोमलिया मारकर सब्जियां फेंककर आंदोलन किया। इस समय जिलाधिकारी ऑफिस के सामने आंदोलन करते समय बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य महासचिव युवा आघाड़ी के लखन चौहान, जिला अध्यक्ष सुभाष साड़ेगांवकर, इसी तरह महिला आघाड़ी के जिला अध्यक्ष लताताई इंगड़े, युवा जिला अध्यक्ष प्रमोद लाटे, महानगर जिला अध्यक्ष दीपक शिंदे के साथ अन्य पदाधिकारी हाजिर थे। महाविकास आघाडीचं करायचं काय घेतलेले आहेत। शेतकऱ्यांसाठी जे जीवनावश्यक गोष्टी आहेत किंवा शेतीसाठी ज्या लागणाऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आहेत, बी बियाणं आहे, खत आहे, या खताचा भाव जे शेतकऱ्यांचा सरकारने वाढवलेला आहे, तो भाव जो पुराणा भाव आहे, जो जुना भाव आहे, त्या जुना भावामध्ये देखील 50% मध्ये कम करून तो ते खत शेतकऱ्यांना देण्यात यावा। शेतकऱ्यांना यामुळे देण्यात यावा कारण की गेली 1.5 वर्ष झालं हे लॉकडाऊन या देशामध्ये सुरू आहे आणि या 1.5 वर्षामध्ये हा शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये कायदे करत आहे। शेतकरी जे पीक पिकवत आहे त्या पिकाला भावसुद्धा मिळत नाही। बाजारपेठेमध्ये या सरकारने लॉकडाऊनचे नियम लावून दिल्यामुळे बाजारपेठेमध्ये शेतकरी ज्यावेळेस त्याचा माल जो नाशवंत माल आहे, जो भाजीपाला असतो, तो जो काही काळाने काही घंट्यानं तो नाश होत असतो, असा माल ज्यावेळेस शेतकरी विकायला येतो बाजारमध्ये किंवा मार्केटमध्ये त्यावेळेस व्यापारी त्यांच्याकडून घेत नाहीत। कशामुळे घेत नाहीत? कारण की लॉकडाऊनचा नियम असतो, काही वेळेमध्येच तो मार्केट बंद होणार आहे। मग अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना बेभाव म्हणजे त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही, व्यापारी कुठल्याही भावामध्ये त्यांच्याकडून त्यांचा माल विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून शेतकऱ्याचं याच्यामध्ये प्रचंड नुकसान होतं आहे। जर देशामध्ये भाजीपाला योग्य पद्धतीने गेला नाही, कोरोनावर मात करण्यासाठी आम्हाला सगळ्यात मोठ्या पद्धतीने इम्युनिटी पाहिजे असते। इम्युनिटी जर आमची चांगली असेल तर आमच्यावर कोरोना आक्रमण करणार नाही। मग या कोरोनावर मात करण्यासाठी इम्युनिटी स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे। जर शेतकऱ्यांच्या शेतीमधून ज्या फळभाज्यांमधून या फळांमधून जर इम्युनिटीसाठी सगळ्या गोष्टी मिळत, त्यांच्या जे फळं आहेत, त्यांच्या भाज्या आहेत, त्यांना भाव दिला पाहिजे आणि लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मार्केट खुलं केलं पाहिजे, अशी आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला मागणी करत आहोत। म्हणूनच हे बोंबाबोंब आंदोलन शेतकऱ्यांच्या समर्थनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये होत आहे। आम्ही अशी बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून हे आंदोलन केल्या जात आहे। आपल्या या आंदोलनाला प्रसिद्धी दिल्याबद्दल आम्ही सर्व मीडियाचा या ठिकाणी धन्यवाद अर्पण करतो। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। में चाट दुकानदार पर 5,000 का जुर्माना। शहर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर आज तारीख 29 मई 2021 शनिवार के रोज कोमटी गली के दिगंबर खतुरवार चाट भंडार दुकान चालू रहने पर महानगर पालिका ने 5,000 का जुर्माना लगाया है। तारीख 29 मई 2021 शनिवार के रोज मनपा आयुक्त देवीदास पवार इनके आदेश पर मुहिम चलाई जा रही है। जिन दुकानदारों की ओर से लॉकडाउन की उल्लंघन किया जा रहा है, स्थापना खुली रखी जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज शनिवार के रोज कोमटी गली के दिगंबर खतुरवार इनकी चाट दुकान शुरू होने के कारण उन पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई सहायक आयुक्त अल्केश देशमुख और स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत कुरा इन्होंने की है। शहर एवं जिले में तूफानी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। शुक्रवार 28 मई के रोज से लेकर तो आज 29 मई शनिवार तक वातावरण जो है तो वो बारिश का रहा है। इसी तरह से आज 28 तारीख हवाओं के साथ बारिश हो जाने के कारण कई जगहों पर यातायात को बाधाएं निर्माण हुई और कई जगहों के नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ आज 29 नवंबर शनिवार के रोज रेनाखली पाथरी तहसील के रेनाखली गांव में ओले की बारिश हुई है और ये बारिश लगातार तकरीबन 1 घंटा होती हुई नजर आई है। इसके कारण यहाँ के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया है। पूर्णा में मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार।
पूर्णा शहर के एक बस्ती में रहने वाली नाबालिग मुकबधिर लड़की के साथ एक युवक ने चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ अत्याचार कर उसके गर्भवती करने की घटना सामने आई है। इस घटना में अत्याचार करने वाला युवक पर पूर्णा पुलिस थाने में अत्याचार और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्र के अनुसार शहर के एक बस्ती में रहने वाली 15 साल की नाबालिग मुकबधिर लड़की को उसके ही मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने, जिसका नाम शेख सोहेल शेख अखिल ने, अपने मकान में बुलवा के 22 जनवरी 2021 से लेकर 28 मई 2021 इस अवधि में उस मुकबधिर लड़की का नाजायज फायदा उठाते हुए चॉकलेट का लालच देकर और मोबाइल के कार्टून बताकर उसके साथ जबरन बार बार अत्याचार कर उसके गर्भवती किया। इस घटना में अपराधी शेख सोहेल शेख अखिल के खिलाफ पूर्णा पुलिस थाने में अत्याचार और एट्रोसिटी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस उप विभागीय अधिकारी अविनाश कुमार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा ना होते हुए जो छात्राओं को वैसा ही पास किया जाएगा, ऐसा पहले कहा गया था। उसको लेकर छात्राओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। उसी के साथ साथ 12वीं परीक्षा को भी लेकर कई मामले चल रहे थे कि ऑनलाइन परीक्षा होगी या फिर ऑफलाइन परीक्षा होगी। इस पर जो चर्चा चलती रही, अब तक भी इसका निर्णय सामने नहीं आया है। शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ इन्होंने 10वीं परीक्षा किस तरह होगी इसके बारे में निर्णय सामने लाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। लेकिन 12वीं के लिए जो बात कही गई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ममता शर्मा की ओर से याचिका डाली गई है, जिसको लेकर 31 मई को हेयरिंग होगी, ऐसा बताया गया है। और जीआर रिलीज हुआ है, उसमें ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऐसा 10वीं के बारे में बताया गया है। लेकिन 12वीं को लेकर अभी भी चुप्पी साधी हुई है। इसको लेकर ही हमने कुछ अपने यहाँ के प्राध्यापकों से, प्रोफेसर से इसकी जानकारी सामने लाई कि भाई परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ के शिक्षकों ने क्या कहा, प्रोफेसरों ने क्या कहा, आइए आपके सामने रखते हैं। इयत्ता 10वीच्या अंतर्गत मूल्यमापनासंदर्भामध्ये आणि 11वीच्या प्रवेशासंदर्भामध्ये आज आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये इयत्ता 10वीच्या अंतर्गत मूल्यमापनासंदर्भामध्ये निर्णय घेत असताना राज्य मंत्रिमंडळाने 10वीचा अंतर्गत मूल्यमापनाचे वेगळे आदेश काढावे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना 11वीमध्ये सरसकट पास करून त्यांना प्रवेश देण्यात यावा या संदर्भामधला निर्णय घेतला होता आणि त्यानुसार आपण 10वीच्या अंतर्गत मूल्यमापनाचे मार्क देत असताना 9वी इयत्तेचे जे मार्क होते त्यांना आपण 50% विषयनिहाय जे आहे ते वेटेज दिलेलं आहे आणि 10वीचे जे अंतर्गत परीक्षा झाल्या आहेत त्यांना आपण 30% वेटेज आणि तोंडी किंवा होम असाइनमेंट किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन यांना 20% असं 50% 10वीच्या मार्कांना आपण अंतर्गत जे आहे ते वेटेज दिलेले आहे आणि मला सांगायला पाहिजे असं आपण एकूण 100% जे वेटेज आहे ते 50% 9वी आणि 10वीच्या मिळून आपण देण्याचा आपला या जीआरच्या माध्यमातून आपण घोषित करत आहोत। मला सांगायला पाहिजे की 9वीचा आणि जो रिझल्ट आहे हा कोविडच्या पूर्वी म्हणजे जी परिस्थिती होती त्याच्यामध्ये घेतलेली म्हणजे ऍक्च्युअल रिझल्ट असा आहे, त्यामुळे तो रॅशनल आहे कारण तो सरळ पोर्टलमध्ये सुद्धा सरळ प्रणालीमध्ये सुद्धा त्याची नोंद आहे आणि त्यामुळे 10वी आणि 9वी याचा मिळून आपण आता जूनच्या शेवटपर्यंत हा निकाल लागावा यासाठी आपण पूर्ण राज्य मंडळाच्या माध्यमातून गाईडलाईन्स देणार आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून ते करतील। आपण शाळांमध्ये सुद्धा माननीय मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून एक 7 लोकांची कमिटी तयार करत आहोत आणि त्या कमिटीच्या माध्यमातून सुद्धा ह्या नियमन या जे रिझल्ट आहे अंतर्गत मूल्यमापन त्याच्यावरती ठेवलं जाईल। त्याच्यामध्ये काही चुकी झाल्या तर त्याच्यावरती दंडात्मक कारवाई करण्यासंदर्भात सुद्धा आपण या जीआरमध्ये सूचना दिलेल्या आहेत आणि या व्यतिरिक्त हे जे अंतर्गत मूल्यमापन मिळेल याच्याबद्दल जो कोणी असमाधानी असेल तर त्याला 2 श्रेणीवर्धनाची संधी सुद्धा आपण उपलब्ध करून देत आहोत। या व्यतिरिक्त 11वीच्या विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन संदर्भामध्ये जे आहे ते सर्व मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण ऑप्शनल सीईटीचं जे आहे ते ऑर्गनाईज करत आहोत, जी 2 तासाची असेल, ओएमआर स्वरूपातली असेल आणि पहिल्यांदा जे विद्यार्थी सीईटीसाठी बसतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण पहिला प्रेफरन्स देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर उरलेल्या रिक्त जागांवरती अंतर्गत मूल्यमापन केलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी देणार आहोत। धन्यवाद। महाराष्ट्र शासन की बैठक बैठी हुई है, उसमें शिक्षा मंत्री एवं राज्य के वर्षाताई गायकवाड़, ये शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ समूचे हिंदुस्तान में जो हालत चल रही है उसको लेकर जो बात चल रही है कि भाई 10वीं पास तो 10वीं को एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ 12वीं की परीक्षा भी ना लिया जाए, इसके बारे में आंदोलन किया जा रहा है। विविध राज्यों में आंदोलन हो रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार भी ये सोच रही है और अन्य सरकारें भी ये सोच रही है कि इसमें 60% मार्क्स देकर उन बच्चों को, छात्राओं को पास किया जाए। इस ताल्लुक से हम आज यहाँ के हाजी मोहम्मद पाड़ेला जूनियर कॉलेज के मोहम्मद जावेद सर फिजिक्स, इनसे हम ये जानकारी लेने आए हुए हैं कि भाई ऐसा करना बच्चों के लिए उचित है या नहीं। इस बार पर उन्होंने राय जो अपनी राय देंगे हम उसके आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद जावेद फिजिक्स से जो प्रोफेसर है उनसे हम पूछेंगे। सर आपका नाम बोलिए। मैं मोहम्मद जावेद
लेक्चरर इन फिजिक्स हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परभनी। तो आज जैसा कि चल रहा है कि 12th के एग्ज़ाम्स नहीं लेने का चल रहा है जो गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र शासन का, तो ये 10वीं के लिए तो ठीक है, लेकिन 12th के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों का सही इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। और जो गवर्नमेंट जो सोच रही है कि 60% देकर सभी को पास किया जाए, तो ये गवर्नमेंट ने एक सर्वसामान्य स्टूडेंट के हिसाब से सोचा है, लेकिन जो एक्सेलेंट बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं, जो अबव 90 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये निर्णय योग्य नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम का सोचना चाहिए। और जैसा कि परिस्थिति हम देख रहे हैं कोविड की, तो ये थोड़ा सामान्य होने के बाद ये इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय सभी स्टूडेंट को नहीं लगा सकते हम। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन सभी बच्चों के लिए हम ये निर्णय नहीं दे सकते हम, क्योंकि इसमें सभी बच्चे मेडिकल को ही नहीं जाने वाले हैं, कुछ बच्चे और फील्ड में भी जाने वाले हैं, और वहाँ पर भी परसेंटेज को देखा जाता, तो इस हिसाब से हम वो बच्चों को ये निर्णय लगा नहीं सकते। तो मेरी तो ये राय है कि थोड़ा सा और रुक कर ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए महाराष्ट्र शासन ने। हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज के सैयद साजिद सर हमारे साथ जो मैथमेटिक्स के वो भी जुड़े हुए, हम उनसे भी राय लेंगे कि भाई आज जो छात्राओं के ताल्लुक से जो बोला जा रहा है कि 60% जो तो मार्क्स देकर सभी को पास किया जाएगा, आज हमारे पास विधानमंडल में चल रहा है मामला और तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये हालत चल रही है। इस पर आपकी क्या मशवरा है कि क्या राय है कि जो ऐसी छात्राओं को पास करना चाहिए या फिर क्या उसमें उपाय क्या करना चाहिए? मैं सैयद नसीरुद्दीन हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज के लेक्चरर हूँ, और शासन का जो ये निर्णय होने जा रहा है, ये सभी छात्राओं के लिए ये निर्णय उचित नहीं है। इसमें जो छात्रा जो मेडिकल और उससे एम्स में जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, उनके लिए ये निर्णय बेइंतहा उचित नहीं है। हाँ, जो मध्यम है, मीडियम है, उन छात्राओं के लिए ये निर्णय ठीक हो सकता है, लेकिन बाकी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इनजस्टिस है। ये सरकार का जो है निर्णय उनके लिए सही इवैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर सरकार को ये हालात सामान्य होने का जो है इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किया जाए तो उन जो इंटेलिजेंट छात्र हैं उनके लिए ये जस्टिस हो सकता है। बाकी जो सामान्य जो जनरल है वो उनके लिए ये निर्णय ठीक हो सकता है, वो खुश हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट का निर्णय है कि 60% सभी को दिया जाए, ये सभी के लिए ये 60% उचित नहीं है। अगर शासन को एग्ज़ाम भी लेना है तो एटलीस्ट वो कम से कम 1 घंटे का जो है पेपर उन्होंने डिसाइड करना चाहिए, जिसमें हम इवैल्यूएशन कुछ कर सकते हैं। वो भी इवैल्यूएशन उतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्त और मौके की हालत को देखते हुए ये एटलीस्ट 1 आवर एग्ज़ाम ये कंडक्ट शासन कर सकती है, जिसमें अपन कुछ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जानी मानी कोचिंग क्लासेस, अबोटी कोचिंग क्लासेस के सर्वसर्वा प्रिंसिपल पंकज अबोटी, हम इनसे मिलने आए हुए कि आज जो हमारा महाराष्ट्र शासन है ये बता रहा है कि 12वीं के जो छात्र है उन्हें 60% यानी कि 60% यानी कि टक्केवारी देकर सभी को पास करने की बात की जा रही है और इसकी योजना आखी जा रही है। इसके बारे में हम आज परभनी के विविध प्रोफेसरों से मुलाकात की। उसी के साथ साथ अबोटी कोचिंग क्लासेस के सर्वसर्वा पंकज अबोटी से हम मिलने को आए हुए, उनके भी हम विचार ले रहे हैं कि भाई वो हमारे दर्शकों को बताए कि भाई छात्रों के लिए ये कितना उचित है सर कि 60% जो शासन सोच रही है कि सभी को पास करना है। इसमें आपका विचार और जो हमको जो दर्शकों तक बताना है कि भाई इस मामले में क्या करेंगे आप? सही माना जाए तो सभी बच्चों को एक ही सरी के मार्क देके सरी का गुणगान करना ये सब में बड़ी गलत बात है। किसी भी बच्चे को सरी के मार्क दिए जाना ये उस बच्चे के टैलेंट से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्याय रह सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो मातब्बर लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। बगैर एग्ज़ाम लिए किसी बच्चे को पास करना या 12th के बच्चों को, ख़ास तौर पर 12th के बच्चों को पास करना ये उचित बात नहीं है। 10वीं तक अभी करियर का उतना कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन 12th के ऊपर जो साइंस से बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्यूचर में इस मार्क की ज़रूरत होती है। और अगर उन लोगों के लिए इस ढंग से डायरेक्ट पास आउट किया गया तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की थी, जिन बच्चों का टैलेंट अच्छा है, वो ऐसे ही दब जाएगा। सभी को एक ही तराजू में तोलना ये गलत बात है और ऐसा गवर्नमेंट ने करना नहीं चाहिए। इसके ऊपर कुछ तो भी उपाय योजना करके
किसी भी तरीके से, अब आज अगर देखा जाए तो यूजी टू पीजी मतलब 12वीं के आगे के सभी एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी लेवल के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वो सभी ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। यहाँ तक कि फार्मेसी, शायद और भी कुछ जो एग्ज़ामिनेशन है वो इसी ढंग से किए जा रहे हैं। तो 12वीं ये कोई उससे बड़ी एग्ज़ाम तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसको उस ढंग से लेके उस एग्ज़ाम का भी अरेंजमेंट ऑनलाइन तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक साथ सरसकट मार्क देके पासिंग करना ये सब में अनुचित बात हो जाएगी। सर अब इसमें एक आप बताएं कि जैसा अब इसमें 3 डिग्री आ जाती है अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से, सोचिए साइंस, कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। तो अब इसके अंदर जो शासन हमारा ये बता रहा है कि भाई 60% वो उनको जो तो हम मार्क्स देके पास कर देंगे। तो कुछ जो तो बच्चे जो साइंस के, वो साइंस के जो डॉक्टरी की तरफ भागते हैं, उस तरह कॉमर्स के जो बच्चे अपने अकाउंटेंसी की तरफ जो तो जाने की CA के लिए जाते हैं। तो इसके अंदर उनको ये 60% मार्क्स देंगे तो इनका क्या रीजन रहेगा उसमें? देखिए कैसा है, आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में अगर बात की जाए तो उतने मार्क्स की वजह से जो है कुछ इतना फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये उनके फ्यूचर में आगे जब उनको नीड होगी तो ज़रूर उसका इफ़ेक्ट उनके अगले डिग्रीज पे हो सकता है। उनको कहीं पे रिक्रूट होते समय 12वीं के मार्क्स अगर कंसिडर किए जाते तो वहाँ पे भी उनको दिक्कतें आ सकती है, और सभी बच्चों को एक ही तरीके से मार्क देना ये गलत बात हो जाएगी। अब साइंस के बच्चों के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पास में यहाँ CET, नीट ऐसे अलग अलग एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन उनके वो एग्ज़ामिनेशन रहते समय भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो इन 12th के मार्क्स का होता है वो हिसाब से जिन बच्चों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात अगर देखी जाए तो हमारे पास 3 फैकल्टी भी अगर है तो इन फ्यूचर अगर सपोज़ कोई MPSC UPSC भी देता है, वहाँ अगर उसके 12th के मार्क्स का, HSC के मार्क्स का कंसिडरेशन अगर होता है तो उसके परसेंटेज जो डाउन हो जाएंगे वो चलता रहेगा सिलसिला, जो उसके लाइफ से खेला जाएगा। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए पंकज ओबोटी, जो कोचिंग क्लासेस के यहाँ के पंकज ओबोटी जो हमारे पास परभनी की मशहूर कोचिंग क्लासेस है, लेकिन आज ऑनलाइन महाराष्ट्र शासन की सब तरफ गाइडलाइन रखते हुए ऑनलाइन से उन्हें चला रहे हैं। हम ये बात दर्शकों को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आपके जो छात्र, हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का मुस्तकबिल जो रुका हुआ है, उनका जो भविष्य रुका हुआ है, यहाँ पर 3 फैकल्टी आती है 12वीं के अंदर। जैसा आज बताया हमारे सर ने कि भाई आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस तीनों के डिग्री के अंदर जो मामला आता है उसे देखकर जो हमारे बच्चों की हम जो आकांक्षा, हम जो उनसे उम्मीद लगाए रख रहे हैं, उसलिए यहाँ के शासन ने भी ये सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाए ताकि देर हो जाए चलेगा, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से ना खेले, ऐसा तमाम यहाँ के लोगों का और यहाँ के प्रोफेसरों का कहना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ परभनी महानगर। जामुल बेट इस इलाके से चारों ओर से रेती निकाले जाने पर यहाँ की खूबसूरती खतरे में मंडरा रही है। महिला सरपंच आंदोलन करने के बावजूद महसूल प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में। कुछ महीनों से रेती माफियाओं ने जामुल बेट के चारों ओर से JCB मशीन द्वारा अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर रेती निकाल रहे हैं। पर्यटक का माहौल खत्म होता दिखाई दे रहा है। गोदावरी नदी के किनारे जामुल बेट के उन्नति के लिए प्रशासन ने बड़े बड़े बातें की थी, परंतु ये बेट धीरे धीरे अब खत्म होने के कगार पर दिखाई दे रहा है। इसके सौंदर्य के लिए और पर्यटक का एक ठिकान बने, इसके लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिखाई दे रहा है। इस बेट के चारों ओर से रेती माफियाओं ने JCB द्वारा बड़े पैमाने पर रेती निकालना जारी किया है। इस बारे में पालम और पूर्णा स्थित तहसीलदार और पुलिस पूरी तरह से चुप्पी बनाई हुई दिखाई देती है। इन रेती माफियाओं के खिलाफ पूर्णा तहसील के गोड़ेगांव स्थित ग्रामवासियों ने गंभीर रूप के तकरार दिए हैं। पंचायत समिति के सदस्यों ने इस्तीफा देकर आंदोलन का इशारा भी दिया है। आज तारीख 27 मई के रोज गोड़ेगांव के सरपंच गंगाबाई दुधाटे इनके साथ ग्रामवासियों ने रेती निकाल रहे उस जगह पर जाकर JCB के ठोकरे में सरपंच गंगाबाई यहाँ बैठे और प्रशासन का निषेध किया और गढ़ विकास अधिकारी को अपना इस्तीफा भेज दिया। जामुल बेट के सौंदर्य में 4 चांद लगाने के बजाय रेती माफियों के खिलाफ ग्रामवासियों ने जाने के बावजूद प्रशासन किसी प्रकार की इन रेती माफियों पर कार्रवाई करते नजर नहीं आ रही है। रेती ऐसी निकाली जा रही है तो जामुल बेट की हस्ती मिट जाएगी, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। जामुल बेट इलाके के रेती माफियों के ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए जामुल बेट की जो तो सुंदरता को कायम रखे, ऐसी मांग प्रशासन से की जा रही है। परभनी महानगर न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.